भाई तो परमानेंट रेजिडेंस परमिट कौन सा अप्लाई करें? जो आपका पी टाइप का नॉर्मल रेजिडेंस परमिट होता है फिनलैंड में, या जो आपका क्या कहते हैं पीईयू या पीईवाई जिसको बोलते हैं, या बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म यूरोपियन रेजिडेंस परमिट। ठीक है, कौन सा अप्लाई करें? ये किस में फ़ायदा है? नॉर्मल जो पी टाइप जो अगर फिनलैंड के लिए, या फिर जो यूरोपियन रेजिडेंस परमिट मिलता है आपका पीईयू या पीईवाई, कौन सा? तो भाई कौन सा अप्लाई किया जाए? कैसे पता चलेगा? ये बात क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो इसी बारे में मैंने सोचा वीडियो बनाया जाए, तो पूरा आपको डिटेल में बताते हैं। तो भाई वेलकम टू देश टीचर इन यूरोप। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बताओ कि रेजिडेंस परमिट टाइप्स आपको पता है। एक तो आपका होता है ए टाइप का जो कंटिन्यूस रेजिडेंस परमिट होता है आपका। एक होता है बी टाइप का जो टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट बोलते हैं जिसको आपका। एक होता है पी टाइप का जिसे परमानेंट रेजिडेंस परमिट बोलते हैं। और एक होता है आपका पीईयू या पीईवाई जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म यूरोपियन रेजिडेंस परमिट। ये चार टाइप के रेजिडेंस परमिट जनरली होते हैं। ठीक है, बाकी अदर ग्राउंड्स के बारे में वो नहीं बोल रहा हूं मैं कि किस बेस पे आप कर रहे हो अप्लाई, लेकिन इन जनरल ये चार टाइप के नॉर्मल रेजिडेंस परमिट होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है आपकी। तो अब आप बात करें, जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं कि जब परमानेंट रेजिडेंस परमिट की जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं ना, तो एप्लीकेशन तो आपकी एक ही होती है परमानेंट रेजिडेंस परमिट की। उसमें आपको सिलेक्ट करना होता है पी टाइप का अप्लाई करना है या यूरोपियन लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना है। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको। मैं लिंक बता दूंगा आपको कहां से आप देख सकते हो। लेकिन बोथ पी टाइप और आपका पीईयू या पीईवाई उसकी जो वैलिडिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, बशर्ते आप कोई क्राइम ना कर दो या कुछ और ना कर दो, नहीं तो नहीं कोई वैलिडिटी होती, एक्सपायर नहीं होते वो। ठीक है, ध्यान समझ में आ गई बात ना। तो परमानेंट रेजिडेंस परमिट पी टाइप का हो या पीईयू टाइप का हो, वो कभी एक्सपायर नहीं होंगे आपको। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम नॉर्मल जो आपका पी टाइप का रेजिडेंस परमिट, जो परमानेंट रेजिडेंस परमिट होता है पी टाइप का फिनलैंड में, तो उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट्स क्या है? आप वो तभी अप्लाई कर सकते हो अगर आप 4 साल जो ए टाइप का परमिट है, कंटिन्यूस टाइप का रेजिडेंस परमिट है, उस पर आप फिनलैंड में रह चुके हो। ठीक है, जब आपका ए टाइप का एक्सपायर होने लगे, ध्यान रखना एक्सपायर होने के बाद तो अप्लाई नहीं कर सकते, एक्सपायर होने के बाद तो आप इलीगल हो गए फिनलैंड में ना। तो एक्सपायर होने के 3 मंथ्स पहले आप परमानेंट रेजिडेंस परमिट या पी टाइप का अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखिए ये बात। आप फिनलैंड से ही केवल ये अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं कि आप अपनी कंट्री पर चले गए वहां से अप्लाई कर सकते हैं, नहीं। आप फिनलैंड में ही रहते हुए ही ये अप्लाई कर सकते हैं आपका पी टाइप का रेजिडेंस परमिट। ठीक है, और ये भी इसमें है कि 4 साल के जो ड्यूरेशन होता है, ऐसा नहीं कि 4 साल के 4 ही साल आपको फिनलैंड में रहना है। अगर आप 4 साल में 2 साल भी फिनलैंड में रह गए, लेकिन मिलना आपको रेजिडेंस परमिट आपका 4 साल का ही होना चाहिए टोटल ए टाइप का, लेकिन आप 2 साल ही रह गए, 2 साल मान लिया कहीं छुट्टियों में गए, कहीं यहाँ गए, कहीं वहाँ गए, ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा आपका। और जो बिजनेस ट्रिप्स होती हैं या आपको कंपनी कहीं भेज रही है वो काउंट नहीं होंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल सा रूल है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ओवरऑल मैं बताऊं, अगर आपको 4 साल आप ए टाइप के परमिट आपको मिला हुआ है फिनलैंड का, तो आप एलिजिबल हैं। कंडीशन ये है कि पी टाइप का आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब ए टाइप के लिए आप ऑलरेडी एलिजिबल हो। ऐसा ना हो आपकी जॉब चली जाए, कुछ ना हो और आप सोचो पीआर अप्लाई कर दें। ठीक है, डिपेंडेंट के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके हस्बैंड या वाइफ जॉब कर रहे हैं तो उनको तो परमानेंट मिलेगा ही मिलेगा, और आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा डिपेंडेंट के केस में। ठीक है, क्लियर। और किसी ग्राउंड पे आप अप्लाई नहीं कर सकते कि जॉब ढूंढने के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, स्टडी करने के लिए, इसके लिए आपको परमानेंट रेजिडेंस परमिट नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, तो और किसी चीज़ के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, केवल आप अगर मान लीजिए वर्क बेस पे या फिर आप डिपेंडेंट पे हैं तभी आपको परमानेंट रेजिडेंस परमिट मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जो ईयू रेजिडेंस परमिट होता है, या जो जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म यू रेजिडेंस परमिट, या बोलते हैं हम ईयूपी टाइप, या बोलते हैं ठीक है ईवाईपी टाइप। ठीक है, ये कुछ भी बोल सकते हो। तो कुल मिला के आप सिंपल समझिए लॉन्ग टर्म यूरोपियन रेजिडेंस परमिट। तो ये जो आपको होता है, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी? पहली रिक्वायरमेंट तो आपको सिंपल सी पता है कि आपको 5 साल या तो आप कंटिन्यूस रेजिडेंस परमिट मतलब ए टाइप पे, या नॉर्मल जो आपका परमानेंट रेजिडेंस परमिट है पी टाइप का, उस पर आप अगर फिनलैंड में रह गए 5 साल, ठीक है, चाहे ए टाइप पे चाहे पी टाइप पे, तो आप एलिजिबल हैं लॉन्ग टर्म यूरोपियन रेजिडेंस परमिट को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, दूसरी बात, इन 5 साल में 10 मंथ्स का पीरियड आपको मतलब माफ किया जाता है कि 10 मंथ्स अगर आप बाहर रहो छुट्टी पे, इस पे, तो सब आपको माफ कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो कंपनी की जो ट्रिप्स हैं, बिजनेस ट्रिप्स हैं, ये सब काउंट नहीं होंगी, या यूनिवर्सिटी आपको भेज रही है कहीं स्टडी के लिए कुछ, ये सब काउंट नहीं होंगी इसमें। और कहीं क्लोज रिलेटिव के पास जा रहे हैं, आप कुछ हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गई, तो ये सब काउंट नहीं होंगे इसमें। लेकिन एक समस्या है, ध्यान रखिएगा। पहली बात तो क्या है कि भाई ये जो है आपका, पहली बात तो फिनलैंड से ही अप्लाई कर सकते हो। दूसरा क्या है आपका,
कि ये पी टाइप की तरह नहीं है कि आप 3 महीने पहले अप्लाई कर दो। जब ए टाइप का आपका 4 साल खत्म होने के 3 महीने पहले आप पी टाइप के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें पूरे 5 साल आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, चाहे ए टाइप का हो या पी टाइप का, तभी आप ये अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, आपका जो रेजिडेंस परमिट ए टाइप का पी टाइप है, उसकी वैलिडिटी भी आगे होनी चाहिए, एक्सपायर नहीं हो जाना चाहिए। अगर वो एक्सपायर होता तो आप इलीगल हो गए ना। तो कहने का मतलब जब 5 साल कंप्लीट हो जाए उसके बाद भी आपकी ए टाइप की या पी टाइप की वैलिडिटी होनी चाहिए, तभी आप ये यूरोपियन जो रेजिडेंस परमिट, लॉन्ग टर्म यूरोपियन रेजिडेंस परमिट आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिए, कोई भी कंडीशन हो, किसी भी बेस पे आप अप्लाई करो, लेकिन आपका जो फाइनेंशियल, आपको जो क्या कहना चाहिए, प्रूफ आपको दिखाने पड़ेंगे कि आपके पास इनफ फंड है यहाँ पे रहने के लिए, स्पेशली आपकी डिपेंडेंट भी अगर आपको रह रहे हैं, ठीक है, वो आपको पता है। मान लीजिए एक आपका क्या कहते हैं फैमिली में, मान लीजिए हस्बैंड है, वाइफ है, और मान लीजिए 2 बच्चे हैं, तो आपको 2700 मिनिमम यूरो आपका पर मंथ आपके पास खर्चा होना चाहिए, कहने का मतलब, ठीक है। दूसरा क्या आपका क्या है कि आप भाई, वही है सिंपल सी बात कि फैमिली बेस पे आपको मिल सकता है ये यूरोपियन लॉन्ग टर्म यूरोपियन रेजिडेंस परमिट, या वर्क बेस पे मिल सकता है। और कोई जो चीज़ें एलिजिबल नहीं है कि मतलब आपका के काम देखने की, जैसे मैंने बताया था पहले भी, काम देखने के लिए या फिर और किसी बेस पे तो नहीं मिलेगा आपको। एप्लीकेशन जो आपका है इस रेजिडेंस परमिट की भी आप केवल फिनलैंड से ही अप्लाई कर सकते हैं, बाहर से अप्लाई नहीं कर सकते, अपनी कंट्री से भी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात चीज़ क्लियर हो गई आपको, ठीक। तो ये हो गई रिक्वायरमेंट्स आपकी, किसकी, दोनों की, मतलब आपकी जो नॉर्मल पी टाइप रेजिडेंस परमिट की रिक्वायरमेंट और आपका लॉन्ग टर्म यूरोपियन रेजिडेंस परमिट की रिक्वायरमेंट। ओके भाई, तो कैसे अप्लाई करना है? अप्लाई आपको इंटर्न फिनलैंड में ही करना है, नॉर्मल जैसे इंटर्न फिनलैंड में अप्लाई करते हो, ठीक है। तो एप्लीकेशन एक ही है, मैंने बोला, जो परमानेंट रेजिडेंस परमिट की। फिर आपको जाकर सिलेक्ट करना है आप किसके लिए अप्लाई करो, पी टाइप के लिए अप्लाई करो या लॉन्ग टर्म यूरोपियन रेजिडेंस परमिट या पीईयू टाइप आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। ये आपको सिलेक्ट करना है, और आपके 6 मंथ्स तक प्रोसेसिंग टाइम होता है परमानेंट रेजिडेंस परमिट के जो एप्लीकेशन का, और अराउंड 220 250 आप देख रहे होगे, इसमें लिखा है 270 यूरो 220, ठीक है, अगर आप नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन कर रहे हो। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन ही कीजिए, पेपर एप्लीकेशन के भरोसे मत रहिए, कोई टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। 6 मंथ्स लिखा होता है, लेकिन जनरली क्या होता है, स्पेशली मैं पी टाइप रेजिडेंस परमिट की बात करूँ ना, तो कई बार 2 वीक्स में ही मिल जाता है, अगर आप नॉर्मल अच्छे से जॉब कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है ना। 18 साल से कम लोगों का जो अगर है या बच्चे हैं तो उनका 150 यूरो केवल फीस है इसकी, ठीक, क्लियर हो गई ये बात। तो ये आप एक ही एप्लीकेशन होती है, उसमें जाके आपको चूज करना होता है कौन सा आप अप्लाई कर रहे हो। अब भाई आ गया मेन क्वेश्चन, कौन सा बेस्ट है, मतलब पी टाइप का नॉर्मल जो परमानेंट रेजिडेंस परमिट होता है, या जो लॉन्ग टर्म यूरोपियन रेजिडेंस परमिट, या जिसे हम यूपी टाइप बोलते हैं, ईवाईपी टाइप बोलते हैं, कौन सा आपको करना है, कौन सा बेस्ट है आपको? तो पहली बात, सिंपल सी बात, पी टाइप का रेजिडेंस परमिट, जो नॉर्मल जो परमानेंट रेजिडेंस परमिट है, वो आप केवल 4 साल के बाद तुरंत अप्लाई कर सकते हैं आपका, ठीक है। कि भाई अगर आप कंटिन्यूस रेजिडेंस परमिट पे ए टाइप पे 4 साल रह गए, तुरंत आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यू रेजिडेंस परमिट के लिए आपको 5 साल वेट करना पड़ेगा, 5 साल बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दोनों की वैलिडिटी अनलिमिटेड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों की वैलिडिटी अनलिमिटेड है। तीसरा जो आपका बताऊं कि आपकी क्या कहते हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, जो ईयू लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट है उसकी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है एज कंपेयर टू जो नॉर्मल जो आपका पी टाइप का रेजिडेंस परमिट होता है, ठीक है। दूसरा, अब स्पेसिफिक बेनिफिट्स की बात करूं जैसे मैं, ठीक है, तो वैलिडिटी तो दोनों की अनलिमिटेड है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आप जो यूरोपियन रेजिडेंस परमिट है उसकी स्ट्रिक्ट मान लो बात करूं कि ईयू टाइप के परमिट की क्या एडिशनल फायदे हैं, भाई नाम है आपका यूरोपियन रेजिडेंस परमिट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको इनफ इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे, जो यूरोपियन यूनियन की वेबसाइट है, वो लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, तो उसमें लिखा है कि भाई आपको सेम फायदे मिलेंगे जो अदर यूरोपियन रेजिडेंट्स को मिलते हैं। आप दूसरी कंट्री में जाओगे तो आपको मतलब सेम तरीके से ट्रीट किया जाएगा। मान लीजिए आप फिनलैंड में आपने लिया, पर आप दूसरी कंट्री में जा सकते हैं, लेकिन इतनी चीज़ें बिल्कुल आसान नहीं है और ना किसी में क्लियर भी लिखी हुई है, तो ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि फिनलैंड में रहते हुए अगर आपने ये ईयू टाइप का रेजिडेंस परमिट ले लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट जॉब कर सकते हो जाके। आप एलिजिबल हो जाने को, करने को, लेकिन आपको डायरेक्ट जॉब नहीं कर सकते, वहाँ भी आपको कुछ ब्यूरोक्रेसी और ये सब रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे आपको, ये ध्यान रखिएगा आपका, ठीक है, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो मैंने कुछ क्लियर तरीके से आपको बताया है कि भाई जो ईयू जो रेजिडेंस परमिट होल्डर्स हैं वो दूसरी कंट्री में जाके, मतलब अदर ईयू कंट्री में जाके रह सकते हैं, लेकिन जो आपकी चीज़ें हैं,
बस सीधे आपको ऑटोमेटिक राइट नहीं मिल जाएगा वहाँ के रेजिडेंट्स की तरह से ऑटोमेटिक। उसके लिए भी आपको कई सारी जो कंडीशंस हैं, आपको क्या कहते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि लेबर मार्केट क्या है, मतलब वहाँ का, ठीक है, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ भी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कुछ मतलब उनके जैसे यहाँ पे करते हैं म्यूनसिपैलिटी में, तो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है चीज़ें। तो उसके लिए मैंने कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बताई, जैसे आपका क्रोएशिया हुआ, साइप्रस देख रहे होगे आप, हंगरी, लैटविया, पोलैंड, स्वीडन, ये कंट्रीज होती हैं जो PEU टाइप के रेजिडेंस परमिट होल्डर्स को मतलब बोलते हैं कि भाई आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप वर्क कर सकते हो, वर्क के लिए अगर अप्लाई करा। लेकिन यहाँ भी क्या होता है, ये आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा पुलिस में। जैसे पुलिस में अप्लाई करते हो, जो आप बता दो कि भाई आपको यहाँ पे मूव कर रहे हो, जैसे आप मूव करते हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा कि भाई रजिस्ट्रेशन और अप्लाई क्या करना है, कहाँ करना है। तो इस चीज़ों के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन आपको बाद में शेयर करूंगा। लेकिन ये जो कंट्रीज़ हैं, ये क्लियर कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप इजीली मूव करना थोड़ा आसान होता है अगर आपके EU टाइप का, PU टाइप का है, ठीक है। लेकिन मैं पूरी इन्फॉर्मेशन तभी दूंगा जब मैं खुद क्लियर हो जाऊंगा। लेकिन आप इतना दिमाग में रख लीजिए कि हाँ, ये कंट्रीज आप इजीली मूव कर। बेल्जियम और पुर्तगाल की बात करता हूँ मैं, ये अलाउ करते हैं आपको बाईपास द मार्केट टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वहाँ पे, वो आप मार्केट टेस्ट रिक्वायरमेंट्स आपको नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। बट यू हैव टू अप्लाई फॉर वर्क रेजिडेंस परमिट, स्टिल यू हैव टू अप्लाई फॉर वर्क रेजिडेंस परमिट। लेकिन जो मार्केट टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो आपको नहीं करनी पड़ेगी, वो आप एलिजिबल है, लेकिन फिर भी आपको वर्क रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना पड़ेगा। तो बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई ये बात। अब बात करूँ, नीदरलैंड अलाउ करता है भाई जो आपका PEU टाइप के जो रेजिडेंस परमिट होते हैं। एक वहाँ पे होता है कि प्रोविजनल रेजिडेंस परमिट रिक्वायरमेंट आपको नहीं करनी, मतलब वो इस चीज़ की रिक्वायरमेंट को आप बाईपास कर सकते हैं। प्रोविजनल रेजिडेंस परमिट रिक्वायरमेंट आप बाईपास कर सकते हैं नीदरलैंड पर मूव करना चाहते हैं। बट स्टिल यू हैव टू अप्लाई फॉर रेगुलर रेजिडेंस परमिट टू वर्क विद द मार्केट टेस्ट रिक्वायरमेंट्स, ठीक। तो एक एग्जांपल आपको मिल गया नीदरलैंड का। इस बात समझ में आ गई। तो मतलब कहने का मैं तो बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं आपको कंट्री के हिसाब से, जिससे आपको क्लियर हो जाए ये बात। अच्छा, अब बात करते हैं जैसे क्या कहते हैं इनका, फ्रांस हुआ, स्लोवाकिया हुआ। स्लोवाकिया जो है आपका, वो भी आपको मूव कर सकते, आपको अलाउ करता है, अगर PEU टाइप का है, इन सम केसेस में आपको अलाउ करता है, मूव कर सकते हैं अगर आप डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हो कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप ये बता दो कि भाई हम वहाँ पे अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो, तो आप आराम से मूव कर सकते हो। आपको तो आपको रिक्वायर जो फाइनेंशियल प्रूफ ही सब देने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसमें भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पता, लिखा हुआ है कि सम केसेस क्या होता है। उसमें लिखा था कि सम केसेस में आप वो कर सकते हैं, अगर आप वो दे दें कि भाई प्रूफ, पर सम केसेस का मतलब क्या है ये अभी तक क्लियर नहीं है, ठीक। लेकिन ये कंट्रीज हैं, फिर भी ये स्पेसिफिक कंट्रीज है जो आपको अलाउ करती हैं, ठीक है। इनके बारे में जो बिल्कुल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मैं तभी दूंगा जब मैं खुद क्लियर हो जाऊंगा, या मैं किसी अभी शायद मिनिस्टर से या किसी माइग्रेशन ऑफिस वाले से बात करूंगा, कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। तो तभी मैं क्लियर हो पाऊँ। लेकिन ये सारी कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए कि इन कंट्रीज में आपको फायदा मिल सकता है अगर आपका है, ठीक। ये चीजें क्लियर होगी। अब कौन सा आपको लेना चाहिए भाई, मेरा सजेशन, अगर आप फिनलैंड आपकी ड्रीम कंट्री, फॉर एग्जांपल मेरे लिए, मैं तो फिनलैंड के अलावा किसी कंट्री को सोच नहीं सकता, तो भाई मेरे लिए तो मैं नॉर्मल P टाइप का करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यूरोपियन ये लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट का, मैं क्यों फालतू में करूंगा अगर, ठीक है। अगर मैं आपकी जगह होता, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक। अगर आपको मतलब ये कोशिश है कि भाई आप सब अदर कंट्रीज में भी आपको जा सकते हो, जाना चाहते हो, या ये है वो, तो आप EU टाइप का भी कर सकते हो, सेम आपको फायदे मिलेंगे जो P टाइप के मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर फिनलैंड में भी आपको रहना है, तो अगर PEU टाइप का या ये आपका क्या कहते हैं, ये आप अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ये परमानेंट लॉन्ग टर्म यूरोपियन रेजिडेंस परमिट भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम, कोई हार्म नहीं है इसमें, ठीक है। और आप डॉक्यूमेंट जो लॉन्ग टर्म यूरोपियन रेजिडेंस परमिट के लिए डॉक्यूमेंट, एक PDF डॉक्यूमेंट है जो यूरोपियन यूनियन का, वो मैं लिंक आप देख रहे होगे यहाँ पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, तो इस पर भी आप जरा नजर मार लेना एक बार, ठीक है। तो आपको और पता चल जाएगा कि क्या राइट्स हैं जो लॉन्ग टर्म यूरोपियन रेजिडेंस, मतलब वो पूरे राइट बताए हुए कि भाई आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। थिंग्स थोड़ी क्लियर नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में और कंट्रीज के बारे में आऊंगा, मोर स्पेसिफिक, जो आपकी क्या क्या हो सकती हैं, आपकी कंडीशंस क्या क्या है, जिससे आप दूसरी कंट्री में मूव करना आपको लिए आसान हो जाए अगर आपके पास लॉन्ग टर्म यूरोपियन रेजिडेंस परमिट है, ठीक है। देखो, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पता चला होगा। कुछ ऐसी चीजें पता चलेंगी जो आपको नहीं पता होंगी, या जो कहीं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, स्पेशली अदर कंट्रीज के बारे में अगर आप मूव करना चाहते हैं, ठीक। तो अब आपको मेरा जो इंस्टाग्राम है वो आपको फॉलो करना है, क्योंकि वहाँ मैं
जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो फुल वीडियो नहीं बन पाते वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। आपको मेरा फेसबुक पेज भी फॉलो करना है, वहाँ भी मैं छोटे छोटे वीडियो वो भी अपडेट करता रहता हूँ या कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट करता रहता हूँ। और अपने जो ग्रुप्स हैं आप देख रहे होंगे, इन्फो फिनलैंड एक ग्रुप है, फिनलैंड इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इंडियंस इन फिनलैंड है, इंडियंस इन वासा है, तो ये भी आप ग्रुप है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, डिस्कशन का आप पार्ट बन सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।